हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, पोर्टफोलियो के बारे में आज आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। एक स्टॉक का पोर्टफोलियो, मैं म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई ओवरऑल पोर्टफोलियो की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकली आज आपके साथ ये वीडियो के अंदर एक स्टॉक का पोर्टफोलियो, और कैसा स्टॉक, मैं कोई शॉर्ट टर्म गेन की भी बात नहीं करने वाला हूँ, मतलब कोई मीडियम टर्म की भी बात नहीं करने वाला हूँ। आपके साथ ये वीडियो के अंदर मैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसा बनाया जाए और कैसे कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, उस चीज़ के बारे में आपके साथ ये वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। मेरे चैनल पर नए हो ना और ये वीडियो को पहली बार दिख रहे हो तो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में जो मेरे वीडियो आने वाला है ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, आपको मैं ये सिखा देता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म स्टॉक का, स्पेसिफिक स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं। देखो, ये जो भी मैं बात करने वाला हूँ ना, वो एक परसेंटेज के फॉर्मेट में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप 100% अपना पैसा डालने वाले हो, राइट, सो 100% पैसा एक पोर्टफोलियो कैसा बन सकता है उसके बारे में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला, आप जितना भी पैसा डालने वाले हो ना, या जितना पहला पैसा डालना चाहते हो, राइट, उसका 30% आपको कंपलसरी लार्ज कैप स्टॉक के अंदर डाल देना है। लार्ज कैप स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। लार्ज कैप स्टॉक का सिंपल मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ कि इंडिया की जो टॉप की 100 कंपनीज है ना, उसको लार्ज कैप कंपनी बोला जाता है। किस किस हिसाब से ये मार्केट में ये टॉप कंपनीज बोली जाती है, तो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर ये 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज बोली जाती है। सो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, उसका 30% अगर मैं आपको बोलूं तो आपको कहीं ना कहीं ये लार्ज कैप कंपनीज के अंदर 30% डालने हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पर? देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट रिटर्न फ्रॉम वेल डिजर्व कंपनीज। मतलब जो इंडिया की टॉप की कंपनीज है ना, वो आपको धीरे धीरे करके रिटर्न देगी, बहुत धीरे धीरे करके देगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि छप्पड़ फाड़ के कोई रिटर्न मिलने वाला है, बट आपका जो रिटर्न बनेगा ना वो कंसिस्टेंट बनेगा। क्यों कंसिस्टेंट बनेगा? क्योंकि ये बहुत अच्छी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज बन चुकी है। कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको सेक्टर वाइज कुछ नाम दे रहा हूं, जिसके अंदर आप सोच सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके अंदर। ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, पहले से बोल रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं कि भाई लार्ज कैप कंपनीज तो कैसी आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से। अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री से बात करूं तो आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गए और कोटक महिंद्रा, ये कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज है, लार्ज कैप बैंकिंग इंडस्ट्री से कंपनी है। दूसरा, अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो लार्ज कैप कंपनी एफएमसीजी की कौन सी है? तो देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और नेस्ले, ये कुछ बड़ी कंपनी है जो स्पेसिफिकली एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। आईटी सेक्टर से, टेक्नोलॉजी सेक्टर से कौन कौन से है? तो टेक्नोलॉजी सेक्टर से इंफोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा कंसिस्टेंट रिटर्न पास्ट में भी दे चुके हैं। उसके बाद मैं एनर्जी सेक्टर की बात करता हूं, तो एनर्जी सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो टॉप में चल रही है, लार्ज कैप कंपनी है? तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनटीपीसी, ये कुछ गिने चुने नाम है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। बहुत सारे नाम हो सकते हैं यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो यहाँ पर नाम लिखे हैं वो आपकी पसंद का एक भी शेयर ना हो, राइट। सो आपको ये ध्यान में रखना है, सिंपल आपको यही ध्यान में रखना है कि लार्ज कैप स्टॉक होना चाहिए और उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट 30% का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बात करूं तो लार्ज कैप में मारुति सुजुकी आता है और टाटा मोटर्स आता है। तो ये कुछ लार्ज कैप कंपनी हो गई जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आपको 30% के अराउंड आपके इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर डालना है। ये एक पोर्टफोलियो का पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के अंदर आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो। अब मतलब समझ सकते हो, ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, जो ग्रोथ अभी यहां से लेकर भी और अभी आगे ग्रोथ करने की पूरी ताकत रखता है। ग्रोथ ओरिएंटेड यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है पता है? They are the higher capital appreciation over time from companies with a strong growth potential. जितना हो सके ना उतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होना चाहिए, ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए। उस कंपनीज को, उस तरह की कंपनी को आपको ढूंढना है और आपके कैपिटल का आपको 20% इन्वेस्टमेंट वहां पर करना है। रिपीट फिर से करता हूं, आपको क्या करना था? मैंने पहले ही बोला, लार्ज कैप के अंदर आपको कितना डालना था? 30% का डालना था। और अभी जो बाकी के 20% है उसको आपको कहां पर डालना है? जो ग्रोथ ओरिएंटेड फर्म्स है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, जिसका पोटेंशियल यहां से भी आगे ग्रोथ करने का बहुत है। कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, हाँ, एक चीज और है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है ना, वो लार्ज कैप भी हो सकती है
वो मिड कैप भी हो सकती है, वो स्मॉल कैप भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरह की कंपनी हो सकती है, बट ये लिस्टेड होना चाहिए। नंबर 1 देखो, उसमें सबसे पहले बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी कंपनी के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अदानी ग्रीन और टाटा पावर। अगेन ये लार्ज कैप कंपनी भी है, मिड कैप कंपनी भी है। दूसरा, ई कॉमर्स या टेक्नोलॉजी साइड से, टेक कंपनी से, यहां पर मैंने लिखा हुआ है जोमेटो और नाइका, ये भी कुछ शेयर्स हो सकते हैं जहां पर आप अपना हिस्सा डाल सकते हो, क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मैं बोलूं तो एलएनटी और आईआरसीटीसी, ये कुछ ऐसी कंपनी है, अगेन ये मिड कैप भी हो सकती है, स्मॉल कैप भी हो सकती है, और जैसे मैं बोला कि लार्ज कैप भी हो सकती है। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर मैंने यहां पर डाला हुआ है सन फार्मा या डिवीज लेबोरेटरीज का आप डाल सकते हो, और लास्ट में एक स्पेशलिटी केमिकल। ये सेक्टर को अगेन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस के लिए ही मैंने आपको सेक्टर समझाया हुआ है कि समझ सकते हो कि भाई ग्रोथ ओरिएंटेड किसको बोला जाता है, राइट। सो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर एसआरएफ हो गया, आरती इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसे कुछ कंपनी है जहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको आराम से सर्च करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पर आपको ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा दिखता है। उस कंपनीज के अंदर आपको, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपको 20% के अराउंड अपना पैसा वहां पर डालना है। सो अभी तक कितना हो गया, 30%, जैसे मैंने बोला कि आपको लार्ज कैप के अंदर डालना था, और 20% आपको डालना था यहां पर मैंने बोला कि आपको ग्रोथ ओरिएंटेड। मतलब अभी तक मैं बोलूं ना तो हमने 50% इन्वेस्टमेंट कर दिया। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूं, राइट, सो मेरा 50,000 रुपीज तो ये दो सेक्टर के अंदर ही आ गया, मतलब लार्ज कैप के अंदर आ गया 30% और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक के अंदर आ गया। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई रेकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसे हो सके, पोर्टफोलियो स्टॉक का डाइवर्सिफाइड कैसे कर सको। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि लोग करते क्या है पता है, लोग एक ही सेक्टर के अंदर सारा पैसा डाल देते हैं, या तो बैंकिंग के अंदर डालेंगे, या तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर डालेंगे, या ऑटोमोबाइल के अंदर डालेंगे, या आईटी के अंदर डालेंगे। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि एक स्टॉक का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। सो मैंने दो बात कर ली, पहला लार्ज कैप बात किया, दूसरा ग्रोथ ओरिएंटेड बात किया। जो तीसरा पॉइंट आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं ना, वो एक स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर क्या मायने रखता है पता है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक। मतलब जो कंपनी, जो स्टॉक आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है, और डिविडेंड पे आउट का मेरा यहां पर आपके लिए मतलब ये निकल के आ रहा है कि कम से कम सालाना बेसिस पर ये लोग 6% से ज्यादा का डिविडेंड आपको देते हो। 6% से ऊपर कितना भी हो सकता है वो चलेगा, बट कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूं कि 6% का आपको डिविडेंड मिलना चाहिए, प्लस ये डिविडेंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। ओके, ये डिविडेंड कंसिस्टेंट होना, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 1 साल डिविडेंड दिया और 3 साल तक डिविडेंड नहीं दे रहे, चौथे साल डिविडेंड देने वाले, नहीं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली हर साल या तो फाइनल डिविडेंड दे, या तो कहीं ना कहीं वो इंटरिम डिविडेंड है, या कहीं ना कहीं वो लोग स्पेशल डिविडेंड भी यहां पर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, क्योंकि मुझे यहां पर एक रेगुलर इनकम कमाना है, रेगुलर इनकम विथ मॉडरेट ग्रोथ, क्योंकि डिविडेंड जब मिलेगा ना तब आपको ग्रोथ का भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। मॉडरेट ग्रोथ इसीलिए होगा क्योंकि आपको डिविडेंड का एक पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो लोग दे रहे हैं, प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ आपको वो शेयर कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो यूटिलिटी सेक्टर से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, कोल इंडिया है, जो कंसिस्टेंट आपको कहीं ना कहीं वो डिविडेंड देते हैं। बैंक्स की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको डिविडेंड देता है। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो आईटीसी आपको डिविडेंड कंसिस्टेंट देता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न देती है। अगर मैं पीएसयू की बात करूं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करूं, तो ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम है, मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। अगेन आपको ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढोगे, अल्टीमेटली आपको यही ढूंढना है कि भाई टॉप की डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी कौन सी है जो अच्छा खासा आपको सालाना डिविडेंड देते हैं। मेरा सिंपल मतलब यहां पर यह हो गया कि आपको 15% ऐसे स्टॉक के अंदर पैसे डालने हैं जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देता हो। समझ गए? सबसे पहला मैंने क्या बात किया आपके साथ, सबसे पहले मैंने बात किया लार्ज कैप, ओके, जो आपको 30% का इन्वेस्टमेंट करना था। उसके बाद ग्रोथ वाले शेयर्स जो आपको कहीं ना कहीं 20% डालने थे, और अब मैं बात कर रहा हूं डिविडेंड की बात कर रहा हूं, जहां पर आपको 15% का टोटल इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कर सकते हो। समझ गए? 30%, 20% और 15%, अभी तक हम लोग आ चुके हैं 65% पर पहुंच चुके हैं। मतलब मेरा 65% का एक पोर्टफोलियो यहां पर बन चुका है। अब देखो
फिर से वही चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जो डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स होंगे ना, वो लार्ज कैप से हो सकते हैं, वो मिड कैप से हो सकते हैं, या वो फिर स्मॉल कैप से भी हो सकते हैं। बट आपको अच्छी तरह से वो स्टॉक को चुनना है, उसका कंसिस्टेंसी देखना है, उसका ग्रोथ देखना है, और कितना डिविडेंड दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि डिविडेंड कम से कम वो 6% का तो सालाना देने ही चाहिए। तो एक तीसरा स्टॉक का पोर्टफोलियो का पोर्शन मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक होने चाहिए पता है? आपके पोर्टफोलियो के अंदर अभी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों का मिक्सचर। देखो, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप दोनों होने से फायदा क्या हो सकता है पता है? मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े रिस्कियर साइड हो सकते हैं। मतलब अगर रिस्की है ना, तो यहां पर मैंने आपको 15% का ही टोटल जो पोर्शन है ना आपकी कैपिटल का, वो आपको यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर डालना है। देखो एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट करता हूं। अगर लार्ज कैप है ना, तो लार्ज कैप थोड़े जो रिस्क लेवल होता है ना, वो बहुत कम होता है, नंबर वन। जो मिड कैप जो शेयर्स होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं मैं बोलूं रिस्क लेवल थोड़ा मॉडरेट होता है। मॉडरेट इन द सेंस ना उतना ज्यादा ना उतना कम। और जो स्मॉल कैप वाले जो शेयर होते हैं ना, वहां पर आपको जो रिस्क लेवल होता है वो बहुत ही हाई रहता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों का मिक्सचर जो है ना, वो 15% से ज्यादा नहीं रखना है। अब देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो 101 से लेकर 250 जितनी भी कंपनीज है ना, वो सारी कंपनीज मिड कैप कंपनीज कहलाती है बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। और 250 से जितनी भी कंपनी ऊपर आई, मतलब 251, 252, 253 जितनी भी आती है ना, वो सारी कंपनी यहां पर स्मॉल कैप कहलाती है। अब डिफरेंस पता चल गया, मिड कैप कितनी कंपनी, स्मॉल कैप कितनी कंपनी। एक और चीज मैं बताऊं, अगर ये मिड कैप स्मॉल कैप है ना, तो बहुत सारे शेयर्स है, बहुत सारे, मतलब 101 से लेकर 8000 तक टोटल शेयर्स है। तो कौन से शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो? अगेन जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक को चूज करना पड़ेगा जो अच्छा खासा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल के तौर पर यहां पर कुछ स्टॉक मैंने यहां पर लिख के दिए हुए हैं। अगर मैं मिड कैप स्टॉक की बात करता हूं तो कैसे शेयर्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर? देखो, पेज इंडस्ट्रीज है, ल्यूपिन है, मारिको है, ये कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स है। अगर मैं स्मॉल कैप स्टॉक की बात करूं तो टाटा एलेक्सी, सीडीएसएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंद्रप्रस्थ गैस, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। याद कर लो जो मैंने आपको बोला था। अभी तक हमने लार्ज कैप के अंदर 30% की बात की, दूसरा 20% कहां पर डालना था? जो ग्रोथ ओरिएंटेड था। कितना हो गया? 30 और 20 50 हो गया। और यहां पर 15% आपको जो टोटल कैपिटल है ना, वो कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक स्टॉक का पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं मैं, म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट। सो अभी तक हम लोगों ने 65% को तो क्रैक कर लिया कि भाई जो 100% का जो कैपिटल है ना, अगर स्टॉक में डालना है तो कैसे हमारा पोर्टफोलियो बन सकता है। आगे हम ये भी जानते हैं कि और जो 35% बाकी रहे ना, वो आपको कहां कहां इन्वेस्ट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 65% प्लस और 15% हमने भूल गए ना, डिविडेंड यील्ड वाले भी स्टॉक हमने डाले हुए ना। सो करीबन हमने अभी तक जो क्रैक कर लिया है ना, वो 80% तो क्रैक कर लिया है। अब बाकी के 20% रहे, वो आपके वो मतलब वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के अंदर? तो देखो, सबसे पहला जो हमने बात की थी पहले, ग्रोथ ओरिएंटेड या जो मोमेंटम चल रहा है उनका। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं 10% पोर्शन आपको थीमेटिक या हाई ग्रोथ स्टॉक के अंदर डालना है। थीमेटिक का मतलब समझते हो? अगर मैं थीम की बात करूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक थीम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको डालने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी एक थीम हो गई, ये थीम से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर डालने हैं। पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं तो ऑटोमोबाइल से जुड़ी जितनी भी कंपनीज है वो एक थीम हो गई। मतलब आपको एक सेक्टोरल या थीमेटिक यहां पर कहीं ना कहीं स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। देखो, अभी भी फिर से बोल रहा हूं, वो मिड कैप से हो सकते हैं, वो स्मॉल कैप से हो सकते हैं, वो लार्ज कैप से भी हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या पता है? ये थीमेटिक और हाई ग्रोथ स्टॉक के अंदर 10% डालने का। अगेन हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड ही कर रहे हैं, कंप्लीटली हम यहां पर रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि एक्सपोजर टू द इमर्जिंग ट्रेंड एंड हाई ग्रोथ सेक्टर। ऐसे सेक्टर या ऐसा इमर्जिंग सेक्टर या इमर्जिंग ट्रेंड बोलते हैं ना, ईवी आप जानते हो कि आज इमर्जिंग ट्रेंड है। ईवी के अंदर लोग बहुत पीछे पड़े हुए, ईवी के स्टॉक के पीछे लोग बहुत पड़े हुए हैं। सो वो ईवी को भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने कुछ यहां पर है ना जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स है या जो थीमेटिक है उसको एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है। सबसे पहला मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल।
तो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कौन सा स्टॉक आ सकता है, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखो टाटा मोटर्स आ गया, हीरो मोटोकॉर्प आ गया, अगेन दे बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सेम सेगमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके बाद अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो अपोलो हॉस्पिटल हो गया। डिजिटल इंडिया, अगेन डिजिटल इंडिया के पीछे लोग बहुत पड़े हुए हैं। अब डिजिटल इंडिया है तो वो थीम हो गया, वो सेक्टर हो गया, वो थीम के बेस पर जो स्टॉक यहाँ पर, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक थीम क्या हो सकता है। सो रूट मोबाइल, तनाला प्लेटफॉर्म्स। अगर मैं ग्रीन एनर्जी की बात करूं तो JSW ग्रीन एनर्जी। मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द थीम, बेस्ड ऑन द सेक्टर, पर उसमें आपका पोर्शन कितना रखना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बोला आपको पोर्शन यहां पर आपका 10% ही रखना पड़ेगा। शुरुआत कहां से की थी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लार्ज कैप के अंदर हमने बोला 30% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। द रेस्ट ऑफ द 20% दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ ग्रोथ स्टॉक, जो मोमेंटम स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 15% जो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड देती है, डिविडेंड देती है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 15% का इन्वेस्टमेंट आपका कहां पर होना चाहिए, जैसे मैंने बोला मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर होना चाहिए। और जो भी बात कर रहे हैं ना 10%, वो आपको कहां पर करना है, थीमेटिक और हाई ग्रोथ फंड के अंदर। यहां पर आप फंड क्या, थीमेटिक और हाई ग्रोथ स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब एक ही बचा ना, कौन सा बचा, एक लास्ट 10% बचा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये 10% भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल दोगे ना, तो आई एम श्योर कि आपका पोर्टफोलियो, स्टॉक का पोर्टफोलियो बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर है, लास्ट के 10% जो आपका टोटल कैपिटल है ना, उसके जो 10% आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है पता है। अब ये स्टॉक नहीं है, पहली बात, यहां पर कोई स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं ETF, दैट मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है, उसके बारे में जो भी डिटेल है ना, वो मेरे YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। यहां पर आई बटन के ऊपर भी मैं वो वीडियो डाल देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि ETF एक्चुअली होता क्या है और ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो देखो वो वीडियो को पहले देख लेना, फिर पता चल जाएगा कि मैं ये 10% क्यों डालने की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर जो 10% डालना है ना, वो आइदर आपको इंडेक्स या सेक्टोरल ETF के अंदर डालना है। ये दोनों का मीनिंग मैंने समझाया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले वो वीडियो को देख लो, चेक कर लो कि मैंने ETF के बारे में क्या बोला है। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या पता है, लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर टू इंडियन मार्केट एंड द सेक्टर। बहुत कम कॉस्ट में आपको चीज मिल जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन आपको एक अच्छा खासा यहां पर देखने को मिलेगा। और कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं कि कौन कौन से स्टॉक्स या कौन कौन से यहां पर ETF आपको खरीदना है, तो देखो अगर मैं ब्रॉडर मार्केट को ध्यान में रखता हूं, ब्रॉडर मार्केट में ध्यान में रखता हूं ना, तो मुझे सिंपल निफ्टी 50 का ETF या सेंसेक्स का ETF, कोई भी कंपनी हो सकती है, मतलब वो निपॉन का भी हो सकता है, वो HDFC का भी हो सकता है, वो ICICI का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली वो ब्रॉडर मार्केट, क्योंकि निफ्टी की बात करते हैं ना, निफ्टी 50 की ETF की बात करते हैं, वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट करता है किसको, निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। सेंसेक्स की ETF की बात करते हैं तो वो सेंसेक्स को रेप्लिकेट करता है। मतलब यहां पर मैं ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी ETF और सेंसेक्स की ETF की बात करता हूं। अगर मैं स्पेसिफिकली सेक्टरल, क्योंकि मैंने यहां पर इंडेक्स और सेक्टरल बोला हुआ ना, तो सेक्टरल के अंदर मैं बात करूं ना, तो एक IT सेक्टर हो गया। सो निफ्टी का IT का ETF आप खरीद सकते हो, निफ्टी बैंक का आप ETF खरीद सकते हो, वो स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है, वो बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करता है। एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, आपको ये खरीदना है ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, पर ये एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा 10% का पोर्शन होना चाहिए। अगर आप वो नहीं करना चाहते ना, तो गोल्ड ETF भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हो। कौन सा गोल्ड ETF, यहां पर मैंने लिखा हुआ है निपॉन इंडिया गोल्ड ETF फॉर हेजिंग पर्पस, क्योंकि गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों का रिलेशन आपको पता ही है कि कैसा होता है, राइट। सो एक अकेला गोल्ड नहीं है, सिल्वर का भी ETF आता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, कमोडिटी का ETF आता है। आपको वो ध्यान में रखना है कि कौन सा ETF अच्छा परफॉर्म करता है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की कोशिश कर सकता है। सो हो गया ना, 30% लार्ज कैप के अंदर, 20% आपको जो ग्रोथ वाले स्टॉक्स है वहां पर डालने थे, 15% डिविडेंड यील्ड वाला, बाकी के 15% मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, थीमेटिक के अंदर कहीं ना कहीं 10%, और लास्ट में इंडेक्स और सेक्टोरल ETF के अंदर आपको 10%। मतलब जो मैं बोल रहा था ना कि 100% आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है स्पेसिफिकली स्टॉक के अंदर, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में तो बहुत लोग बोलते हैं, पर स्टॉक का पोर्टफोलियो एक कैसा होना चाहिए वो आपको मैंने यहां पर अच्छी तरह से सिखाया है। देखो कमेंट कर दो मुझे पहले तो, अगर नहीं समझ में आता है ना तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के दूंगा कि यहां पर एक डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, उसी तरह से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन यहां पर देखने को मिल सकता है। सो 100% का बाइफर्केशन आपके साथ मैंने शेयर किया। एक एडिशनल चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कौन सी चीज, टिप्स फॉर मैनेजिंग अ लॉन्ग टर्म
इंडियन पोर्टफोलियो। ये जो पोर्टफोलियो आपको बनाना सिखाया ना मैंने, अब इसको मैनेज करना है ना, कैसे मैनेज करना है उसकी टिप आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं डाइवर्सिफाई, बिकॉज हमने ये जो चीज बताई है ना, 6 अलग अलग सेक्टर बताए, 6 अलग अलग स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के दिया। लार्ज कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, ईटीएफ भी आ गया, थीमेटिक भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया, ग्रोथ ओरिएंटेड भी आ गया, सब कुछ यहां पर आ गया। मतलब क्या हुआ, ये डाइवर्सिफाइड हुआ अक्रॉस द सेक्टर टू रिड्यूस द रिस्क। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं आईटी सेक्टर के अंदर पैसा डाल देता, मतलब टीसीएस के अंदर डाला, विप्रो के अंदर डाला, इन्फोसिस के अंदर डाला, और ये आईटी सेक्टर डाउन हो गया, तो आपके सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। क्लियर? बैंकिंग के अंदर डालते हो, आपके सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। पर यहां पर अक्रॉस द सेक्टर, मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसको चुनने के बाद आपने एक डाइवर्सिफिकेशन बनाया हुआ है। नंबर 2, रीबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। रीबैलेंसिंग मतलब क्या मतलब पता है? ऐसा नहीं है यार कि रोज रोज देखते रहो, आप हर रोज नहीं देखना है आपके स्टॉक को। एक बार अच्छा खासा स्टॉक पकड़ लिया, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, आपको एक चीज करनी है, हर 6 महीने में, बेसिकली मैंने यहां पर तो एक ईयरली लिखा हुआ है, पर मैं ये खुद मानता हूं कि हर 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपको आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस करना है। जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आपको रिमूव करना है। जो स्टॉक और ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि जो थीमेटिक होता है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। मतलब एक सेक्टर अच्छा खासा चल रहा था, वो थोड़ा शांत हो गया, अभी और कोई नया सेक्टर आएगा। सो यहां पर ऐसे रीबैलेंसिंग आपको करना है। थर्ड, माइक्रो ट्रेंड्स को आपको कंपलसरी मॉनिटर करना पड़ेगा। अब माइक्रो ट्रेंड्स मॉनिटर कैसे करोगे? देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको कंपलसरी देखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट आपको कहीं ना कहीं देखने पड़ेंगे, इन्फ्लेशन को आपको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी चीजें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, हर एक स्टॉक से जुड़े हुए हैं, तो आपको उसको तो कंपलसरी देखना ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूं, ये जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो ना, उसमें भी आप एसआईपी कर सकते हो। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, गलत बात मत सिखाओ यार। नहीं, मैं गलत बात नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जितने भी स्टॉक सिलेक्ट करो ना, 100% का जो पोर्टफोलियो बताया, वो सारे स्टॉक के अंदर आप एसआईपी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक बार लेके बैठ जाएगा, जब जब मुझे मौका मिले। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है? हर महीने सिस्टमेटिकली आप कुछ पैसे खरीदते, मतलब कुछ पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हो। उसी तरह से आपको डिसिप्लिन वाइज जो आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो बना है ना, हर महीने जब भी आपको लगे कि मार्केट में गिरावट आई हुई है या स्टॉक के अंदर गिरावट आई हुई है, उस दिन वो स्टॉक को कहीं ना कहीं कुछ नंबर में खरीदो। पिछले महीने शायद आपने 10 शेयर खरीदे थे, ये महीने आप शायद 5 शेयर खरीद सकते हो। अगले महीने अगर अच्छा खासा मौका मिला तो आप 25 शेयर भी खरीद सकते हो। मतलब यहां पर आपको हर महीने सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन वाइज इन्वेस्टमेंट करना है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट टिप जो कोई नहीं बताएगा, अच्छा खासा रिटर्न बनने की बात हो रही है ना, तो मैं आपको बोलूं, होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। जितना लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप ये स्टॉक को होल्ड करके रखोगे ना फ्रेंड्स, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको एक अच्छा खासा, जो हम रिटर्न की बात करते हैं ना, रिटर्न, वो आपको लॉन्ग टर्म में ही बनने को मिलेगा। आपको शॉर्ट टर्म के अंदर कोई रिटर्न यहां पर देखने को मिल नहीं सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिलेगी, पर आपको रिटर्न बहुत कम देखने को मिलेगा। सो कुछ ऐसी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, विच कैन हेल्प यू टू मैनेज योर पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, इतना सारा मैंने आपको सिखा दिया, आप एक हेल्प तो करो यार। आप हेल्प नहीं करते हो यार, सच्ची में सीख लेते हो सब कुछ, पर आप हेल्प नहीं करते हो यार। आपको एक ही हेल्प करनी है ना मेरी, ये वीडियो हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करो ना। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स है, आपका इंस्टाग्राम है, मतलब आप फेसबुक पर हो, आप सारी जगह पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो यार। मेरा एक गरीब का एक छोटा सा काम कर दो, हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट जो पोर्टफोलियो बनाने की बात है ना, अगेन म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो नहीं बोल रहा हूं, स्टॉक के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, तो वो अच्छा खासा स्टॉक का पोर्टफोलियो वो खुद बना सकते हैं, अपने आप मैनेज भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपको सिखा के रखी है, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो को तो आप लाइक के बिना जा नहीं सकते। 100% ये वीडियो को लाइक करना है आपको, और लाइक करने के बाद लोगों के साथ शेयर भी करना है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।